नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अभी 31 अक्टूबर को हम सभी लोगों ने हमारे आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को मनाया है। और ये सभी हम लोग भली भांति समझते हैं कि इस विराट पुरुष का हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के एकीकरण में इनका क्या योगदान है। और हम लोग आज भी उन सारी कहानियों को पढ़ करके सुन करके रोमांचित होते हैं। तो इस वर्ष चूंकि वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और 31 अक्टूबर को ये पूरे 150वीं जयंती हुई है, तो इस साल वल्लभ भाई पटेल के ऊपर प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है। चाहे वो प्री के लेवल पर हो, मेंस के लेवल पर हो, किसी ना किसी रूप में स्वाभाविक रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम लोग कुछ बातें इनके बारे में कोशिश करेंगे कि हम कम समय में कुछ ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। तो चलिएगा हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनके पास में कई नामों से जाना जाता है, इन्हें कई सारी उपाधियां, क्योंकि अभी आर्टिकल 18 की वजह से हम ये टर्म तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसके अलावा सरदार, सिविल सेवकों का संरक्षण संत, भारतीय एकता का शिल्पी, और एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है कि भारत का बिस्मार्क। क्योंकि हम ऐसा ना कहें कि बिस्मार्क ने तो केवल खास तौर पे अगर आप देखोगे कि जर्मनी का जो एकीकरण किया उसमें तो लगभग जो है 28 से 30 ही संघ हुआ करते थे, जबकि इन्होंने, हमारे पटेल साहब ने 550 से ज्यादा देसी रियासतों को एकीकृत किया है। तो कई सारे लोगों को इस पे आपत्ति होती है कि हम क्यों भारत का बिस्मार्क कहें पटेल साहब को, हम जर्मनी में उन्हें बिस्मार्क को बोलिएगा कि जर्मनी का पटेल किसको कहा जाता है। तो इस वजह से अब वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, पटेल साहब को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसके अलावा आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, इसके अलावा जो है सरदार, यानी कि जो है सरदार का टाइटल दिया था, महिलाओं के द्वारा दिया गया बारदौली सत्याग्रह में। इसके अलावा सिविल सेवकों के संरक्षक संत, इसके नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय एकता का शिल्पी, कि इन्होंने भारतीय एकता को गढ़ा है, इन्होंने भारतीय एकता को सही रूप में जो है स्थापित करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आप देखोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को, 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाद में जो है इनका जन्म हुआ था। तो कहां पर? गुजरात में नादियाद जो जगह है वहां पर 31 अक्टूबर 1875 को वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम झवेरा भाई या झवेर भाई पटेल था, माता जी का नाम लाडवा देवी था। ये मतलब इनके जो भाई बहन अगर आप देखोगे पटेल साहब, तो उसमें सबसे एक चर्चित नाम अगर आपने देखा होगा, विट्ठल भाई पटेल। जब आपको क्या देखने को मिलेगा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 5 मार्च 1922 को वापस ले लिया, तो इस बात से चौरा चौरी की 5 मार्च 1922 को जब चौरा चौरी की घटना हुई, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो फिर कई लोग इस जो निर्णय से, गांधी जी का निर्णय था, उससे असंतुष्ट थे और उन्होंने कांग्रेस से मतलब एक अलग खुद एक राजनीतिक सोच को प्रदर्शित करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया था। उसमें चित्तरंजन दास हमें देखने को मिलेंगे, विट्ठल भाई पटेल देखने को मिलेंगे। तो ये विट्ठल भाई पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे। और ये विट्ठल भाई पटेल के बारे में आपको याद रखना कि ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो स्पीकर की पोस्ट तक पहुंचे हैं, यानी कि अध्यक्ष का पद धारण किया है इन्होंने। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। इनको आपको क्या रखना है, याद रखना है। और ये विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही बड़े भाई हैं। अगली बात देखोगे, इनकी पूरी कहानी देखी जाए तो हम मेनली काम से समझते हैं किसी भी आदमी को, और वो काम पटेल साहब का इतना ऊंचा है कि उसके आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी फीकी पड़ जाती है। 1913 में आपने, पटेल साहब ने इंग्लैंड से बैरिस्टरी की पढ़ाई को पूरा किया और फिर भारत में आकर के वकालत इन्होंने शुरू कर दी। 1918 का जब किसानों के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, तो खेड़ा सत्याग्रह में आपका पहला पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। 1928 में एक सरदार की भूमिका में बारदोली सत्याग्रह में पटेल साहब देखने को मिलते हैं और यहीं पर इनकी हमें सरदार की उपाधि इनको दी गई थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में, और सरदार की उपाधि दी गई थी।
खेड़ा सत्याग्रह 1918 और यहाँ पर भी सरदार पटेल ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन बहुत पूछा जाता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। 1931 में कांग्रेस का कराची जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, जहां मौलिक अधिकारों की वकालत या फंडामेंटल राइट का डिस्कशन निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा देखा जाए 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी पार्टिसिपेट किया, या इससे पहले नमक सत्याग्रह हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें भी हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान या भागीदारी देखने को मिलती है। तो आजादी से पहले वल्लभ भाई पटेल ने स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी और 3 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे। इसके अलावा राजनीतिक चेतना का काम किया, और दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा कि जहां पर जरूरत पड़ी देश के लोगों के लिए उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी सरदार पटेल जी ने। बैरिस्टर थे, तो इन्होंने जो है 1921 में जब असहयोग आंदोलन लॉन्च किया महात्मा गांधी जी ने, वकालत इन्होंने छोड़ दी थी। और आपको लाल किला मुकदमा अगर याद हो, उस समय नेहरू जी, पटेल साहब, इन लोगों ने आजाद हिंद फौज के जो लोगों को बंदी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उनके संबंध में लाल किला का मुकदमा लड़ा था। तो 3 साल से अधिक समय तक देश की आजादी के लिए जेल में रहे और अलग अलग जो है आंदोलनों का क्या किया, नेतृत्व किया, और कई में सक्रिय भागीदारी की। आजादी के बाद अगर आप देखोगे कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, ठीक उससे पहले जून के महीने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो को जो है एक आकाशवाणी पर एक स्पीच दिया। और इस स्पीच में पटेल साहब ने देसी रियासतें जो भारत में थीं, उन लोगों से एक अपील की। उन लोगों से कहा कि चूंकि भारत आजाद हो रहा है और भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापित होगी, तो आप भी अपने राज्य की या अपनी रियासत की जो जनता है, उस जनता की इच्छा का सम्मान कीजिएगा, और आप स्वेच्छा से भारतीय संघ में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और आप अगर भारतीय संघ में शामिल होते हैं, तो भारतीय संघ के द्वारा भी आपको कुछ रियायतें दी जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप जनता की इच्छा का सम्मान न करते हुए आप फिर भी जो है शामिल नहीं होते हैं, या मतलब आप जनता के ऊपर दमन करते हैं, तो फिर भारत सरकार जो है आपका सहयोग नहीं करेगा, या स्वाधीन भारत जो होगा वो आपका सहयोग नहीं करेगा। एक तरीके से वल्लभ भाई पटेल जी ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी कि गाजर और छड़ी की नीति बताई, कि जो लोग आराम से मान सकते थे उनको सीधा जो है आराम से भारतीय संघ में शामिल करवाया, और जो लोग नहीं मान रहे थे उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाई। इसके संबंध में जैसे आप लोग पढ़ते हो कि 562 रियासतों का एकीकरण कराने में पटेल साहब और बीपी मेनन जी का हमें बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। उनमें ज्यादातर रियासतें कैरेट की पॉलिसी से ही मान गई थी, उनके बदले में हमने प्रीवी पर्स का भी अनाउंसमेंट किया था, और ये सब बातें वो आप रेगुलर क्लासेस में क्या करते हो, पढ़ते हो। 3 जगह मामला फंस गया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और इन 3 रियासतों में पटेल की एक बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है, चाहे जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाना हो, चाहे हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो हो, या आपका जम्मू कश्मीर में जो राजा हरि सिंह हुआ करते थे, उन हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने हो। इसमें पटेल साहब की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। तो भारत का सही मायनों में अगर किसी व्यक्ति ने एकीकरण किया है, तो वो पटेल साहब ने किया है। इसलिए देश की एकता का अगर सही सिंबल कोई है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जब संविधान निर्माण का काम चल रहा था, चूंकि 1946 में संविधान सभा का गठन हो चुका था, उस संविधान सभा में भी पटेल जी की हमें एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। जो महत्वपूर्ण संघीय समितियां थीं, जो यूनियन कमेटी हुआ करती थी संविधान सभा में, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, चाहे वो माइनॉरिटी के राइट से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्राइबल राइट से रिलेटेड हो, उस समिति के अध्यक्ष थे कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल। या हमें क्या देखने को मिलेगा कि संविधान सभा में संविधान का जो पूरा ड्राफ्टिंग हो रहा था, उसमें किस चीज को किस तरीके से शामिल किया जाना चाहिए, ये मौलिक अधिकारों की, चूंकि 1931 का आपको कराची अधिवेशन याद आ रहा होगा, तो उस संबंध में पटेल जी की हमें एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। अब आप देखोगे कि आज जो हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा जिस रूप में देखने को मिलती है, या जो आज हमारा लिबरल फॉर्म हमें देखने को मिलता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, या डेडिकेटेड सर्विस फॉर्म हमें जो देखने को मिलता है कि लोगों की सेवाओं की जो भावना देखने को मिलती है, आजादी से पहले ऐसा नहीं था।
इसे इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था और एक तरीके से वही औपनिवेशिक अवधारणा से ये सेवा प्रेरित थी। ये लोग कभी भी अपने आप को सेवक नहीं समझते थे, ये अपने आप को एक तरह से शासक के रूप में समझते थे। तो वहीं पटेल जी ने जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इस प्रशासनिक सेवा की रीस्ट्रक्चरिंग की, उसके नए उद्देश्य बताए, या इनका जो भी सिविल सेवक हैं उनका मेन मोटो क्या होना चाहिए, इस देश की सेवा करना, इस देश को एक बनाए रखना। इसी संबंध में पटेल साहब ने प्रशासनिक सेवा को स्टील फ्रेम के नाम से कहा था कि भारत को एक करने में इनका क्या है, बड़ा योगदान है। और ऑल इंडिया सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी पटेल साहब ने एक नए रूप में इनको लेकर के आए। तो ये बात भी हमें क्या मिलती है, देखने को मिलती है। तो ये तो उनके हमने बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन बताने की कोशिश की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किस तरीके से देश में योगदान दिया। अब दूसरी बात देखा जाए कि चूंकि 31 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी है और 15 दिसंबर 1950 को यानी कि आजादी के ठीक 3 साल बाद जो है पटेल साहब का देहांत हो गया बीमारी की वजह से। आगे चल करके 1991 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनका जिस तरीके का योगदान था पटेल जी का, हमारे पूरे भारतीय समाज इसका हमेशा ऋणी रहेगा। इसी संबंध में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि प्रति वर्ष 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। यानी कि नेशनल यूनिटी डे प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, यानी कि 31 अक्टूबर को। और इस दिन एक रन फॉर यूनिटी यानी कि एकता के लिए दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना है, 31 अक्टूबर 2018 को, 31 अक्टूबर 2018 को एक सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि के रूप में स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी अनावरण किया गया है। एक स्टैचू है, पटेल साहब की एक मूर्ति बनाई गई है जो गुजरात के केवड़िया ग्राम में है। 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, लगभग 600 फीट ऊंची मूर्ति है। सामने से नर्मदा जी प्रवाहित हो रही हैं और सरदार सरोवर बांध के पास में इस मूर्ति का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इसके बारे में एक बात और याद रखना कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत भी इसका मेंबर है, उसने 2018 में अपने 8 अजूबों की सूची में 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी क्या किया है, शामिल किया है। इस चीज को भी क्या रखना है, याद रखना है। तो चूंकि इस साल 31 अक्टूबर 2025 को पटेल जी का हमने 150वीं बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जयंती मना रहे हैं, तो इस संदर्भ में हम पटेल जी को याद कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ।